हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 7 से लिया गया है, जो कि 3 अलग अलग स्पीड में होगा, जो कि रहने वाली हैं 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अन्य प्लेलिस्ट जैसे कि अन्य आनंद मासिक पत्रिका के अंक के डिक्टेशन और न्यूज़पेपर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन, रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2 के डिक्टेशन की प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे मिल जाएगी। और आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। महोदय, नियोजन उन गरीबों और दलितों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जो अधिकतर बाजार व्यवस्था के बाहर हैं और जिनके पास ऐसी परिसंपत्तियां भी नगण्य हैं कि जिनके बल पर आर्थिक गतिविधि के स्वाभाविक विकास का लाभ उठाया जा सके। पिछड़े, पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों के विकास एवं उनको आर्थिक गतिविधियों की मुख्य धारा से जोड़ने का काम केवल बाजार के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है और इसके लिए नियोजित प्रयास करने होंगे। पर्यावरण, वन एवं परिस्थिति की रक्षा और दुर्लभ खनिजों जैसे दुर्लभ संसाधनों, भूमि और जल के उपयोग के संदर्भ में बाजार अपेक्षित भूमिका नहीं निभा सकता। इन क्षेत्रों में एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता और इसके लिए नियोजन आवश्यक है। ऊर्जा, परिवहन, संचार और सिंचाई जैसे विकास की प्रक्रिया को स्थायी संबल देने वाले आधारित ढांचे को सशक्त बनाना एक ऐसा दूसरा क्षेत्र है जिसमें नियोजन की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी में अनुमानित वृद्धि से नियोजन की महत्वपूर्ण आवश्यकता किसी प्रकार कम नहीं होती। अतः आज के उभरते परिप्रेक्ष्य में नियोजन और बाजार के तंत्र में इस प्रकार परस्पर संतुलन बिठाने की आवश्यकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हों। सार्वजनिक क्षेत्र निवेश के लिए नियोजन भी कुछ नियमित नियोजन की तरह विशद होना चाहिए। शेष पद्धति के लिए यह सांकेतिक हो सकता है जिसमें मोटे तौर पर उन दिशाओं का उल्लेख हो कि जिनकी ओर अर्थव्यवस्था को अग्रसर होना चाहिए। इसके विरुद्ध समूची अर्थव्यवस्था के लिए मध्यावधि के अनुमानों की उपयुक्त सूचना प्रणालियों, कमजोर एवं दृढ़ता वाले क्षेत्रों के संकेतों और वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सटीक नीतियों सहित भविष्य की परिकल्पना उपलब्ध होगी। इससे सरकार, किसानों, श्रमिक संगठनों एवं उद्योग जैसे विकास की प्रक्रिया में सामाजिक भागीदारों के बीच व्यवस्था में एक सीमा तक आम सहमति भी बन सकेगी। मेरे विचार से आज प्रश्न यह नहीं है कि हम बाजार व्यवस्था अथवा नियोजन में से किसको चुनें। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि विकेंद्रीकृत ढांचे के जनसामान्य के धरातल से लेकर ऊपर तक किस प्रकार सुदृढ़ बनाया जाए।
केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों के सामने आमजनों और संपन्न लोगों की खाई को पाटने का काम इस समय सर्वोपरि है। अतः असली चुनौती यह है कि वे नीति निर्धारण में विशेषतया मानवीय और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण और अंतर क्षेत्रीय मामलों में समग्र दृष्टिकोण विकसित करने से समन्वयकारी भूमिका का निर्वाह करें। राज्य सरकारों और पंचायत राज संस्थाओं को इस विषय पर गंभीरता और गहराई से ध्यान देना होगा। साक्षरता और परिवार कल्याण के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संदर्भ में उदाहरण देकर मैं अपना आशय स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों को हाल ही तक केवल सरकार का दायित्व माना जाता था, पहले केरल में और अब देश के और आर्थिक पिछड़े क्षेत्रों में संपूर्ण साक्षरता के लिए चलाए गए व्यापक क्षेत्र विशिष्ट तथा समयबद्ध अभियानों की सफलता ने हमारे अंदर निरक्षरता को वर्तमान योजना में समाप्त करने का विश्वास उत्पन्न किया है। महोदय, आधुनिक काल हमारे राष्ट्र का वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति युग ही है। इस युग के विज्ञान यज्ञ को सफल बनाने में ही भारतवासी का योगदान नितांत आवश्यक है। इस विज्ञान क्रांति की गति इतनी धीमी क्यों? 105 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के लाखों वैज्ञानिक, यांत्रिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मियों की शक्ति विश्व में तृतीय आंकी जाती है। पर खेद है कि नोबेल पुरस्कार एवं अन्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी शोध पत्रों व तकनीकी अथवा वैज्ञानिक आविष्कारों की संख्या इतनी नगण्य क्यों? उत्तर स्पष्ट है कि विज्ञान हमारी जन चेतना में सांस्कृतिक चेतना न बन पाया। इसका एक यह भी कारण है कि विज्ञान का कार्य शिक्षा व प्रशिक्षण राष्ट्रभाषा अथवा प्रांतीय भाषा में न होकर अंग्रेजी भाषा में होगा। अतः इन वैज्ञानिकों का लाभ अंग्रेजी प्रधान देश उठाते हैं। प्रयोगात्मक कार्यों की असमर्थता के कारण हमारे यहाँ के वैज्ञानिक व अनुसंधानकर्ताओं के सैद्धांतिक अनुसंधान कार्यों को विदेशी कार्यान्वित कर लाभ उठाने में सक्षम हो जाते हैं। हिंदी के माध्यम से कार्य न होने पर सीधा लाभ हम उठा पाते। जर्मनी, चीन, जापान, रूस, फ्रांस को अपनी निजी भाषा का विशेष लाभ मिला व लगातार उसका वह लाभ उठा रहे हैं। वैज्ञानिक विकास औद्योगिक विकास की मूल सीढ़ी है। विज्ञान की आधुनिकतम उपलब्धियों का लाभ उच्च तकनीकी अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अतः राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए खेती, रक्षा, ऊर्जा, यातायात, उद्योग, पर्यावरण, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वस्तु विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि क्षेत्रों में उच्च तकनीकी अनुसंधान व विकास निरंतर होते रहना नितांत आवश्यक है। इस दुर्गम कार्य के लिए हर नर नारी, चाहे युवा हो या प्रौढ़, कृषक हो या रक्षा सैनिक, जब एकजुट होकर भाग लेंगे तभी यह सर्वोच्च संकल्प पूर्ण हो सकेगा। अतः आवश्यक है
इस हेतु एक ही संपर्क भाषा का माध्यम अपनाएं, अन्यथा एक समृद्धशाली व शक्ति संपन्न देश का सपना साकार न हो सकेगा और उच्च शिक्षा प्राप्त बी, एमएससी एवं पीएचडी की उपाधियों से अलंकृत उच्च पदाधिकारी वर्ग ही इस विज्ञान की धरोहर को अपने मानसिक विलास का साधन बनाए बैठे रहने के अतिरिक्त कुछ भी न कर सकेंगे। वैज्ञानिक शोधकर्ता या आविष्कारक एक स्वप्न दृष्टा होता है, पर उसका स्वप्न साकार तो सहयोगी व शिक्षित कर्मियों के योगदान से ही संभव हो पाता है। बुद्धि विकास के अवसर किन्हीं कारणों से न मिल पाने के कारण ये कर्मी अपनी प्रतिभा का विकास हाथ के कार्यों में दक्षता से करते हैं। अतः इस हेतु यह आवश्यक है कि वैज्ञानिक व तकनीकी कर्मियों के बीच की संपर्क भाषा हिंदी अथवा प्रांतीय भाषा ही हो। हिंदी हो तो राष्ट्रीयता को बल मिलेगा व कर्मी वर्ग के लोग राष्ट्रीय स्तर के पद प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर का सहायक कंपाउंडर कुछ वर्षों में डॉक्टर की प्रैक्टिस करने का लाइसेंस प्राप्त कर लेता है। वकील का सहायक वकील बन जाता है, पर वैज्ञानिक का सहायक वैज्ञानिक नहीं बन पाता, कारण संपर्क भाषा शिक्षण व शिक्षा माध्यम का हिंदी न हो पाना है। महोदय, उच्च तकनीकी अनुसंधान विकास में बहुमूल्य संयंत्रों की आवश्यकता होती है और इन संयंत्रों का रखरखाव कार्य मुख्यतः तकनीकी कर्मी के सहयोग से होता है। वैज्ञानिक न तो इस कार्य को करने में ही रुचि रखता है व इस कार्य को करना उसे अपमानजनक लगता है। यदि कोई वैज्ञानिक किन्हीं कारणों से ऐसा कार्य करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो उसे शिक्षित टेक्नीशियन की संज्ञा दी जाती है। संयंत्रों के खराब हो जाने पर कम शिक्षित व प्रशिक्षित कर्मी उसे ठीक नहीं कर पाता। इस प्रकार करोड़ों की लागत के संयंत्र खराब घोषित कर दिए जाते हैं व उनके स्थान पर उससे अधिक लागत के संयंत्र खरीदने पड़ते हैं और यह क्रिया लगातार इसी प्रकार चल रही है और चलती रहेगी। इससे देश को निरंतर भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। यदि देश को विकास के चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का संकल्प है तो उसके लिए यह अत्यंत आवश्यक होगा कि इन बहुमूल्य संयंत्रों का हिंदी साहित्य अथवा प्रांतीय भाषा में तैयार हो। शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थाओं में भी इन्हीं भाषाओं के द्वारा शिक्षा देनी होगी ताकि उच्च स्तरीय अनुसंधान एवं विकास कार्य अपने देश के हित में राष्ट्रभाषा में हो सके। उच्चतर स्तर पर विज्ञान की शिक्षा को हम दो धाराओं में विभाजित कर सकते हैं। एक धारा में विशुद्ध वैज्ञानिकों को ले सकते हैं, यानी बेसिक साइंसेज को, जिसमें भौतिक, रासायनिकी, भूविज्ञान, गणित,
जीव विज्ञान आदि आते हैं और दूसरी धारा में व्यावसायिक विषयों को ले सकते हैं, जिनमें चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा आदि आते हैं। इन दोनों ही धाराओं को हम और आगे 2 स्तरों में उपविभाजित करते हैं। एक तो स्नातक स्तर अर्थात ग्रेजुएशन और दूसरा स्नातकोत्तर स्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन। व्यावसायिक विषयों के अध्यापन में यदि कुछ थोड़ा बहुत हिंदी माध्यम का उपयोग हो रहा है तो वह केवल कृषि एवं पशु चिकित्सा के ही क्षेत्र में है और वह भी संभवतः उस शब्दावली तक सीमित है जिसका प्रयोग कृषक अथवा पशुपालक वर्ग तक सामान्य जानकारी पहुंचाने में किया जाता है। चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्नातक स्तर पर भी हिंदी माध्यम से शायद ही कहीं पढ़ाया जाता हो और इसका स्नातकोत्तर स्तर पर तो कतई है ही नहीं। विशुद्ध विज्ञानों का शिक्षण विश्वविद्यालयों के अपने निजी विभागों में होता है या उनके अंतर्गत अलग अलग कॉलेजों में। क्या इन विज्ञानों और कॉलेजों में हिंदी माध्यम से विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है? उत्तर है स्नातकोत्तर स्तर पर कतई नहीं और स्नातक स्तर पर शायद कहीं इनका इक्का दुक्का कॉलेजों में और वह भी एक ऐसे मिले जुले रूप में जिसे हम हिंदी अंग्रेजी की खिचड़ी कहेंगे। इसका प्रमाण है वे उत्तर पुस्तिकाएं जिनका मूल्यांकन करने का मुझे अनेक बार अवसर मिला है। यह ठीक है कि मेरा यह अनुभव जीव विज्ञान में है, पर संभवतः अन्य विषयों में स्थिति उससे भी ज़्यादा ही निराशाजनक होगी। कुल मिलाकर शिक्षा दोषपूर्ण है।